नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का हो चला है। आपके साथ मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है सचिन। तो तमाम बड़ी खबरें देखते हैं पूरी रिसर्च के साथ। फास्ट एंड फैक्ट्स में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान एक बार फिर पंजाब में आतंक फैलाने की साजिश में लगा हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल से एक कुख्यात खालिस्तानी आतंकी फरार हो गया है। उसके साथ जेल में बंद 5 और कैदी फरार हुए हैं। पंजाब सरकार को शक है कि जेल की सुरक्षा में सेंध के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। जेल ब्रेक से पंजाब में आतंक की आहट। आतंक का मास्टरमाइंड जेल से आजाद। जेल पर हमले में पाकिस्तान की साजिश। जगह नाभा जेल, पटियाला, पंजाब। समय सुबह 9 बजे। 3 से 4 गाड़ियों में करीब 10 हथियारबंद बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर फायरिंग करते हुए नाभा जेल में घुसे। बदमाशों ने करीब 100 राउंड फायरिंग की। जेल में घुसने के बाद हथियारबंद बदमाश खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 6 कैदियों को लेकर फरार हो गए। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। कैदियों के फरार होने के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर तलाशी शुरू कर दी गई। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। कई अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही को लेकर कार्रवाई भी हुई है। जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाऊगा। जेल सुप्रीडेंट डिप्टी जनरल नौकरी तो कर देता है। डीजी है, डायरेक्टर जेल का हेड है डीजी, सस्पेंडेड। सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी हाई लेवल मीटिंग कर सुरक्षा का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और मैंने गृह सचिव को कहा है कि तत्काल जो है पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तुरंत प्राप्त कर लें और पंजाब सरकार को और भी इस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो वो हम सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर शक जताया कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सुखबीर के मुताबिक पाकिस्तान राज्य में फिर से आतंकवाद को फैलाना चाहता है। उप मुख्यमंत्री का यह बयान सच्चाई के करीब हो सकता है क्योंकि जो आतंकी फरार हुआ है वो कुख्यात है और पाकिस्तान से उसके पुराने रिश्ते रहे हैं। 47 साल का हरमिंदर सिंह मिंटू आतंक से जुड़े 10 मामलों में आरोपी है। 2008 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर भी हमला मिंटू ने ही किया था। 2010 में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट की बरामदगी के पीछे भी मिंटू की ही साजिश थी। शिवसेना के 3 नेताओं की हत्या की साजिश रचने में भी हरमिंदर सिंह मिंटू आरोपी है। हरमिंदर सिंह मिंटू पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था, लेकिन 2009 में मिंटू ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फिर से खड़ा किया। मिंटू ने थाईलैंड में अपना अड्डा बना रखा था। समय समय पर वो पाकिस्तान भी जाता रहता था। आईएसआई से उसने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। मिंटू को नवंबर 2014 में दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त वो थाईलैंड से लौट रहा था। मिंटू के साथ फरार होने वालों में पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर विकी डोंगर शामिल है। कहा जा रहा है कि विकी के साथियों ने ही जेल पर हमला किया। ये अगर आप कहो कि भी ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये तो बात गलत होगी ना। यहाँ तक बात ना पहुँचती से कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो है और यही चीज हमने क्लियर कर पता लगा तो इनाम रखा गया है। हाँ, और उसके लिए हमने 25 लाख का। आतंकी के फरार होने पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मिंटू के भागने के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें और निकाल रहे हैं लोगों को अपनी इलेक्शन के लिए। इसमें लोगों को निकालना और इलेक्शन में इस्तेमाल करना और माहौल इससे बिगड़ेगा और पुलिस डिमोरलाइज होगी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी का फरार होना सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी पूरे देश के लिए चुनौती है। पंजाब पुलिस ने फरार कैदियों के बारे में जानकारी देने वालों को 25 लाख के इनाम का ऐलान किया है।
नोटबंदी को लेकर विपक्ष के विरोध पर पीएम ने वार किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पीएम ने कल होने वाले विपक्ष के आंदोलन को निशाना बनाया। कुशीनगर में बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को बंद करना चाहती है, लेकिन विपक्ष देश बंद करने की बात कर रहा है। पीएम ने कैशलेस सोसाइटी के लिए भी लोगों को जागरूक किया। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं। हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के ज्यादातर सहयोगी कल पूरे देश में आक्रोश दिवस मना रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में बंद का ऐलान भी किया है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने संसद का कामकाज ठप कर रखा है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष राष्ट्रपति से भी शिकायत कर चुका है। पीएम ने कुशीनगर में आज अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। नोटबंदी के खिलाफ कल होने वाले आंदोलन से पहले विपक्ष में या उसकी एकता में फूट पड़ गई है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो नोटबंदी के खिलाफ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों से सलाह के बाद फैसला लिया कि जेडीयू 28 नवंबर को विपक्ष के किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। जेडीयू ने महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। इसके उद्देश्य के ऊपर टोटल समर्थन किया है, स्वागत किया है, और हम पहले से विश्वास करते रहे हैं कि काला धन देश के लिए घातक है। इसलिए हमारे किसी जगह जाने का प्रोटेस्ट में शामिल होने का सवाल ही नहीं। अपोजिशन का कुछ टूटने और जोड़ने का सवाल नहीं है। इशूज में कहीं जो है विचारों में अंतर हो सकता है, वह एक अपना निर्णय लेने का किसी को हक हासिल है, उसमें मुझे अलग से कुछ कहना नहीं है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। मैं इस सार्वजनिक मंच से श्री नीतीश कुमार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जेडीयू ने नोटबंदी के सरकार के फैसले को सही बताया है। नीतीश कुमार ने कई बार नोटबंदी का समर्थन किया है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में भी मतभेद है। लेफ्ट पार्टियों ने कहा है कि वो 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी बंद के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी 30 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के खिलाफ पटना में धरना भी देने वाली हैं, लेकिन उनके धरने में ना तो जेडीयू के नेता आएंगे, ना ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। पीएम मोदी ने आज फिर मन की बात की। इस बार पीएम ने मन की बात में नोटबंदी के फैसले पर ज्यादा जोर दिया। पीएम ने लोगों से कैशलेस सोसाइटी बनाने में मदद की अपील की। पीएम ने यह भी कहा कि 70 साल की बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे, और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं, उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है। पीएम ने गरीबों के जनधन खाते में अपना पैसा जमा कराने वालों को नसीहत दी। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। पीएम ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद स्थानीय निकाय को भारी मात्रा में टैक्स मिला है। 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पीएम ने किसानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद भी फसलों की बुआई ज्यादा इलाके में हुई है। पीएम ने नोटबंदी के फैसले के बाद बैंक और डाकघर के कर्मचारियों के कामकाज की तारीफ की। पीएम ने लोगों को कैशलेस लेन देन के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जागरूक करने की अपील की। पीएम ने जम्मू कश्मीर में बोर्ड परीक्षाओं में 95% छात्रों की भागीदारी पर खुशी जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में सूरत की उस शादी का जिक्र किया जिसमें बारातियों को सिर्फ चाय पिलाई गई थी और जी न्यूज ने यह खबर पूरे देश को दिखाई थी। नोटबंदी के दौर में सादगी से भरी शादी भी हो सकती है। सूरत के रहने वाले भरत और दक्षा की इस पहल को जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में दिखाया। सूरत के इस जोड़े ने अपनी शादी में आने वाले मेहमानों को सिर्फ चाय पिलाई और पानी पिलाया। इसके अलावा जिस सामुदायिक केंद्र में ये शादी हुई उसका किराया चुकाया गया। ये शादी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी शादी में हजारों लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, कई बार उधार लेके भी खर्च करते हैं और ये खर्चा सिर्फ समाज को प्रभावित करने के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है, लोगों के बीच अपनी शान बघारने के लिए किया जाता है। पीएम ने आज मन की बात में शादी की तारीफ की। लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। फिर हमने अच्छी तरह से सोचा कि हम जो भी फैसिलिटी से अच्छी तरह से शादी करने वाले थे वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम शादी सिंपल रीत से हम शादी कर लेते। दक्षा और भरत की शादी नोटबंदी के ऐलान से पहले तय हुई थी। नोटबंदी के ऐलान के बाद दूल्हा दुल्हन के परिवार ने शादी टालने के बदले सादगी से करने का फैसला किया। 17 नवंबर को दक्षा और भरत ने सूरत के कम्युनिटी हॉल में 7 फेरे लिए थे। दक्षा और भरत की शादी में सिर्फ 500 रुपए का खर्च आया।